हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर को सक्सेसफुली थियोरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। नाउ आवर ड्यूटी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आज हम कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ लिस्ट के मैचिंग्स, सब कुछ आपके पास लेकर आएंगे जो एग्जाम में आज तक आए हैं और आने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट जो आपने चैप्टर किया है, उस चैप्टर को आपने किस प्रकार कंप्लीट किया है वो आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के इस सेशन के थ्रू। सबसे पहले सवाल को जैसे ही पढ़ें आप पॉज कर दे वीडियो को और उसके बाद पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखने का ट्राई कीजिएगा। दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। बहुत इजी सवाल लग रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मतलब आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे चलते हैं? एनर्जी के पैकेट्स के साथ चलते हैं। इसमें क्या होता है? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। तो इस सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा? फोटोन। लेकिन एक्चुअली में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा। अभी फोटोन इन टर्म्स ऑफ लाइट अगर हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज अ लाइट कंसीडर कर रहे हैं, उस समय हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फोटोन। तो ऑप्शन में फोटोन ही है, तो फोटोन ही हम टच करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस सेशन का मेरा सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपने जो पढ़ा सिर्फ उतना ही बताना। याद रखिएगा, थ्योरी में कुछ चीजें बताना संभव नहीं होता है। जब हम उसका सवाल बनाते हैं तो उस समय उसका कॉन्सेप्ट भी बनाने का प्रयास करते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। ऑर्बिटल विच इज नॉट पॉसिबल। यहां पे कुछ ऑर्बिटल्स के नाम दिए हुए हैं जो पॉसिबल नहीं है, वो बताना है। 2p, 3d, 3s, 3f कौन पॉसिबल नहीं है? कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? आपको पता 2p पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, 3s पॉसिबल है, ये 3f पॉसिबल नहीं। 4f से कहानी स्टार्ट होता है। लेकिन आप कैसे जज करेंगे? तो मैं आपको एक रूल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा, जो n का वैल्यू होता है, L से शुरू करते हैं। L का वैल्यू अगर कभी भी n से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो ऐसा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होता है। नॉट पॉसिबल, लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल। L क्या है? आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, और n क्या है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ध्यान रखिएगा, L अगर n से ज्यादा या बराबर हो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा वैसा ऑर्बिटल। तो इस पर चेक कर लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर n का वैल्यू क्या है बच्चा? n का वैल्यू क्या है? 3 है, जो दिख रहा है यहां पर। और L का वैल्यू क्या है? F के लिए L का वैल्यू क्या होता है ना? SPDF 0 1 2 3। F के लिए L का वैल्यू क्या है? 3 है। नाउ यू कैन सी N इक्वल टू L हो चुका है 3। तो N इक्वल टू L भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमेशा N का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तब पॉसिबल होगा। इन सभी में आप चेक कर सकते हैं N का वैल्यू ज्यादा है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां N का वैल्यू 2 है और L का वैल्यू कितना है? SP। P के लिए L का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? यहां पर चेक कर लीजिए, N का वैल्यू क्या है? 2 है। L का वैल्यू क्या है? SPD 0 1 2। सॉरी, यहां N का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 2 है। यहां पर N का वैल्यू क्या है? 3 है, और L का वैल्यू क्या है? 0 है। इन ऑल 3 केसेस N इज ग्रेटर देन L, तभी ये पॉसिबल है। ये एक सिंगल केस है जिसमें N इक्वल टू L हो चुका है, जिसमें पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू मस्ट नो। आगे बात करते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा है, उनमें से 3 क्वांटम नंबर हम फिर कह रहे हैं। ये वीडियो आपका रिवीजन भी कराएगा और आपको नई चीजें भी सिखाता हुआ चलेगा। सवाल आते हैं बोर्ड में बढ़िया से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सवाल है। आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा है, उनमें से 3 क्वांटम नंबर किसका सॉल्यूशन है? स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सा 3 ना? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो लास्ट है आपका, वो
स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, बट 4 आपके पास क्वांटम नंबर्स है। तो सबका काम क्या है, सबका काम क्या है, एक एक करके चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सवाल है। अगर हम ऑप्शन को पढ़ें तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पहला ऑप्शन है साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? एन का वैल्यू। एन का वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ ऑर्बिटल उतना ज्यादा होगा। मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जब भी बात किया जाए उस समय कौन रोल पे आ जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाता है। हम सिर्फ इसका आंसर नहीं बताएंगे, हो सकता है सवाल यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जगह क्या लिख के आ जाए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेम ऑप्शन दे दे। क्लियर है कि नहीं? तो हम सारे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और अगर आपसे पूछे कि भाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है तो आपको पता होना चाहिए। ये चल नहीं रहा बढ़िया से, चल रेड कलर वाला दिख रहा है क्या? देखो बढ़िया से। तो अगर आपसे पूछे कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है तो कैसे बताएंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम याद कीजिए h/2π रूट अंडर s इंटू s+1 होता है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये कौन बताता है? s लिखा हुआ है, s का मतलब यहां स्पिन क्वांटम नंबर है। क्लियर है कि नहीं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद कीजिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद कीजिएगा h/2π रूट अंडर l इंटू l+1 होता है। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो बच रहा है एक, क्या बच रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस। ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे बताता है ना? s अगर है, s ऑर्बिटल अगर है तो उसका शेप स्पेस में कैसा होगा? p है तो शेप कैसा होगा? क्लियर है क्या ना? या ओरिएंटेशन कैसा होगा? शेप छोड़िए, क्या बोल रहे हैं? ओरिएंटेशन ऑफ द शेप। ओरिएंटेशन का मतलब कितना क्या है ना? कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को वो सजा सकता है अपने न्यूक्लियस के चारों ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कौन बताता है? जैसे कि अगर हम बात कर ले बच्चा इसके लिए, s का ओरिएंटेशन कितना होगा? 1 होगा। p का ओरिएंटेशन कितना होगा? 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन कौन होता है आपका? -1, 0 और 1। ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख रहे हो तुम यहाँ पे, यस और नो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो सब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 लिखे हो ना, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चारों ओर 3 तरह से आप रख सकते हैं। ओरिएंटेशन बोलिए या कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आ सकता है। याद रखिएगा, इस जगह पे अगर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के आए तो भी आप क्या आंसर करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करेंगे। फिलहाल सवाल में ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो इनमें से कौन रिलेटेड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से? ना ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस। स्पेस में कोई ऑर्बिटल किस तरह से मूव करेगा, ये रिलेटेड है किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। आप बोलेंगे p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितना, तो कितना बोलेंगे? 3 बोलेंगे। वाई? बिकॉज इट हैज 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। d का कितना ओरिएंटेशन होगा? 5 ओरिएंटेशन होगा। क्यों? इट हैज 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? भेजा में डालो सब चीजों को छोटा छोटा, ऑलरेडी चैप्टर में कवर किए हैं। द डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विथ l इक्वल टू 4 एंड, अच्छा l इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। यहां n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3 है सवाल में। क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। विथ n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3। तो ऐसा ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन पूछ रहा है आपसे, मतलब नाम पूछ रहा है आपसे, जिसमें n का वैल्यू क्या हो? 4 हो, और l का वैल्यू क्या हो? 3 हो। n का वैल्यू 4 तो चुपचाप 4 लिख देंगे फटाक से, और l का वैल्यू 3 किस में होता है? f के लिए होता है, तो f होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे चेक कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह का सवाल बेसिक पूछा जाता है एक नंबर में बोर्ड्स में कि n का वैल्यू दे दिया, l का वैल्यू दे दिया, इवन n, l और m का भी वैल्यू दे सकता है। उस समय फिर और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम क्या है p के अंदर में, px, इसका pi, इसका pz, तो फिर और स्पेसिफाई करना पड़ेगा अंदर जाके। फिलहाल 2 नंबर दिया था, इस हिसाब से हम 4f कह सकते हैं आंसर। क्लियर है कि नहीं? ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, उसके बाद इनके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सब क्वांटम नंबर से रिलेटेड सवाल था। एक सवाल हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लिया था।
आप अभी नहीं समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, उसके बारे में एक सवाल लिया था। नाउ मूविंग टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैंने सवाल पूछा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, would have the same wavelength as Balmer transition, would have the same wavelength as Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 ना किसमें, in He plus स्पेक्ट्रम। अगर He plus स्पेक्ट्रम में, किसका स्पेक्ट्रम है ना, हीलियम आयन का स्पेक्ट्रम है, उसमें बामर सीरीज है ना, ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, n equal to 4 से n equal to 2 में हो रहा है, उस समय जो भी वेवलेंथ आ रहा है वो वेवलेंथ किस वेवलेंथ के बराबर होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। नाउ व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनमें से कौन है, क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर का जगह लेंगे हम, तो इस जगह को थोड़ा सा खाली करते हैं, क्या करते हैं ना, यहां खाली करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप मान के चलिए कि यही आज का एक बेस्ट सवाल अभी तक का है। क्या है ना, आपको बोला है हीलियम आयन के लिए, He प्लस आयन के लिए, ये चल नहीं रहा है, चलिए ब्लैक से लिखते हैं, He प्लस आयन के लिए जो है स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा है। क्या है ना, बामर सीरीज बनाएगा ये, और बामर ट्रांजिशन में ये बता रहा है कहां से कहां आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है, n इक्वल टू 4 से कहां आ रहा है, n इक्वल टू 2 में। तो जो वेवलेंथ इससे मिलेगा वो वेवलेंथ इनमें से किस वेवलेंथ के बराबर होगा, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे तब। सवाल ये, तो फिलहाल इसके लिए आपका वेवलेंथ कितना आ रहा है ये चेक कर लो पहले। तो फॉर्मूला क्या था ना, 1/λ इज इक्वल टू RH, याद कर रहे हैं, याद कीजिएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट, RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका, क्लियर है कि नहीं? अब n1 क्या है और n2 क्या है, n1 का मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन आया और n2 का मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन आया। तो एक बात इसको बैठा के चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, 1/λ इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए, वैल्यू मत बैठाइए, ठीक है। z क्या है, अरे हीलियम के बारे में बात हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या हो जाता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ पे 1/n1 माना कहां पर आया बच्चा, कहां पर आया, 2 पर आया, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हम 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, 1/λ इज इक्वल टू RH, यहां से आ गया बच्चा 4, यहां से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 16, 4 माइनस 1, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यहां तक ठीक है। तो यहां से क्या आ जा रहा है, ले लैम्डा निकाल फटाक से, उल्टा कर दिए, इसको भी उल्टा कर दे, कितना आ जाएगा, इसको काट यार, 4 से कट जाएगा, क्लियर है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, यहां से 3 निकलेगा और नीचे RH आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। RH इज अ कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो उसके लिए हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, फिलहाल वो इतना ही रहने देते हैं। दिस इज द लैम्डा फॉर व्हाट, फॉर बामर ट्रांजिशन इन He प्लस स्पेक्ट्रम। नाउ वी आर मूविंग टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इनमें से कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा जिसका वेवलेंथ यही आ जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा आप चॉइस करेंगे। तो सर फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, 1/λ इक्वल टू RH, बस Z के जगह क्या लिखेंगे हम, बोलो जरा, Z के जगह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, तो 1 स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। नाउ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली RH। एक काम करें, इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, अरे सॉल्व करने से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, यहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं हम, कि क्या बैठाएं कि क्या आ जाए, क्या आ जाए, 3/4 आ जाए, समझ में आ रहा, RH ऊपर है, ध्यान दीजिएगा RH ऊपर है, इसको घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्लियर है कि नहीं, तो टेंशन नहीं है। यहां पर क्या आना चाहिए, कोई बोलेगा 4/3 नहीं, क्या आना चाहिए 3/4, तब ना जाके घुमाएंगे भाई, समझ में आ रहा नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए आपका 3/4 आना चाहिए। आपका सवाल है 3/4 कैसे आएगा, क्या बैठाने से आएगा, बस निकाल लीजिए चीज,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर आपको जो दिख रहा है 1/n1² माइनस 1/n2², इसका वैल्यू क्या लाना है आपको? 3/4 लाना है। तो क्या पुट कीजिएगा कि आ जाएगा, चेक कीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनमें से ऐसा थोड़ी है कि रैंडमली कुछ भी बैठाए तो बहुत कुछ आ सकता है सर। सवाल है कि इनमें से क्या आए, चेक कीजिएगा। अगर n = 4 बैठाते हैं, मतलब n = 4 to n = 1, मतलब क्या हो गया? n1 का वैल्यू 1, यहां पे अगर 1 बैठाते हैं तो 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/16। 4 से आ रहा है मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। क्या ऐसा पॉसिबल है? 3/4 आएगा? नहीं आ सकता। इसमें चेक करो, यहाँ पे क्या है? 2 पर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कहां से आ रहा है? 3 से। 3 से आ रहा है मतलब यहाँ पे 9। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहां पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, और 3 पर आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। उस पर ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है। n = 1 पर आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 पर 2 से आ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4। तो ध्यान दो, दिख रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? देख लो कितना हो जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 1 कितना आ रहा है? 3/4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के सवाल आराम से पूछे जा सकते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हीलियम के लिए वेवलेंथ जो है, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी वेवलेंथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब ट्रांजिशन कहां से कहां हो? n = 2 से n = 1 के लिए हो तब होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैम्डा = क्या आना चाहिए ना? 4/3 RH आना चाहिए, जो कि दोनों का सेम है। और ये कब आएगा? जब n = कहां से ना? 2 से। n = 2 से कहां पर आएगा? 1 पर आएगा। ये वैल्यू कैसे आया? जब ये वैल्यू पुट किए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये बात समझ में आ गया है आपको? क्या ये बात समझ में आ गया है? तो ये तरीके हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ और सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे? द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज यहां पे इन नहीं, हाइड्रोजन इज 15200 पर सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? वेव नंबर। क्या दिया हुआ है? वेव नंबर। किसके लिए ना? बामर सीरीज के लिए। ठीक है, कौन सा एटम में ना? हाइड्रोजन एटम में। क्लियर है? ये सब डाटा दिया होगा। क्या पूछ रहा? द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बामर लाइन ऑफ लिथियम 2+ आयन इज। आपको अब चेंज करना है, हाइड्रोजन से किधर जाना है? लिथियम 2+ आयन में जाना है। बामर ही है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। तो वेव नंबर क्या होता है आपको पता होगा। वेव नंबर = क्या होता है? 1/λ। और ये वेव नंबर = 1/λ, तो लैम्डा का फॉर्मूला लिख दीजिए। 1/λ = क्या होता है सर? RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। बोले क्लियर है कि नहीं? डन डन डन। अब आपको बोला है, अगर हम पहला केस पर बात करें तो लिखा है बामर सीरीज है, हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है और वेव नंबर दिया हुआ है। तो वेव नंबर अगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है अगर ये दिया हुआ तो इस चीज को लिखते हैं क्या है ना? 15200 पर सेंटीमीटर इज गिवन। RH का वैल्यू आपको पता होता है 109678। अगर नहीं पता तो बता रहे, अगर नहीं भी पता है काम चल जाएगा। चलो नहीं पता मान लो RH। ठीक है, यहाँ पे क्या है? Z²। Z किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली 1 होगा तो 1²। नाउ 1/n1² माइनस 1/n2²। बामर सीरीज के लिए आपको पता है कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा? n = 2 पर इलेक्ट्रॉन आता है। कहां से आएगा सर? कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम इस पर जज नहीं करेंगे, रहने देते हैं इस लाइन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ जस्ट फाइंड आउट 15200 ये पर सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे RH का भी वैल्यू पर सेंटीमीटर में होता है 10967। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक काम करते हैं, यूनिट को छोड़ते हैं अभी, इसका डिवाइड कर देते हैं किसके साथ ना? RH के साथ। RH के साथ डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है आपको? 1/n1² माइनस 1/n2²। बोले क्लियर है? तो ये आप निकाल के रखेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। अब आपको फर्स्ट लाइन ऑफ बामर के लिए बात था, अभी निकालना भी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर के लिए, लेकिन कौन सा आयन में? लिथियम 2+ आयन में।
सेम फॉर्मूला पुट करेंगे हम, यहां पर पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, RH जेड स्क्वायर। अरे जेड क्या होगा यहाँ पे लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए 3 होता है तो 3 का स्क्वायर, और हमने यहाँ लिखा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वेव नंबर निकालने के लिए बोला है इसका, तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये निकाल के रखे हो यहाँ पे, क्या है 15200 बाय RH। ये RH और RH कैंसिल हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू दिस मच। तो निकाल के देख लो, 9 दूनी 18, 8 अदर में 1, 5 9 45, 46, 4 9 कम 9 और 4 13, 1368000, 1368000, 1368000 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर यहाँ मिटा दिए थे हम लिख करके, समझ में आ रहा? वो आएगा वो लास्ट में। क्लियर है? आसान है। ये वाला वैल्यू तो निकाल लिए, यहाँ पुट कर दी, वेब नंबर निकाल लिया। क्लियर है? तो ये आपका पहले हमने इस काम को किया, बाद में इस काम को किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन बोर के ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। बोर के ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। यस और नो? बोर ने सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर किया है। आगे बात करते हैं। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा, और बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट? हाँ, जिस ऑर्बिट में घूम रहा, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ध्यान दीजिएगा। कहां पर बनाए? जगह ही नहीं है। देखिए यहां पे बनाते, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, मान लीजिए ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर 3 और ऑर्बिट है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमको फोर्थ ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करना है। दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट, ओके। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से वेव बन करके अगर चल रहा होगा तो इसका वेवलेंथ जो है दिया हुआ है, कितना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट विल बी इट्स सर्कमफ्रेंस? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर इसका रेडियस क्या है? r है, तो क्या लिखेंगे हम? 2πr। और ये सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? तो डी ब्रॉगली कहा था, क्या कहा था बताइए जरा। नहीं, ये मल्टीपल होगा किसका? ना नंबर का, कौन सा नंबर का? ना जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट का। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लिखा हुआ पॉइंट में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा किया नहीं? तो 2πr इज इक्वल टू क्या हो गया? एन लैम्डा। 2πr क्या है? सर्कमफ्रेंस है, और एन लैम्डा क्या है आपका? सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, ये बताया है ये आपका डी ब्रॉगली। तो यहां पे n का वैल्यू क्या है? सर फोर्थ ऑर्बिट का बात हो रहा, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 4 लैम्डा। आपका ऑप्शन में है यहां पर 4 लैम्डा विल बी द आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये जो सवाल हमने लिया है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। Which of the following statement is relation? Which of the following statements in relation to hydrogen atom is correct? हाइड्रोजन एटम के लिए ओनली इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाइड्रोजन एटम के लिए ओनली, ध्यान रखिएगा, हम बाकी सब एटम्स का बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? पहला बोल रहा 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल। क्या सही बात नहीं? किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा, किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम, ये सब बातें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं n+l रूल में, इजंट इट? तो अगर आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखिए ध्यान से, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? 3s है, 3p है, 3s है, 3p है, और उसके बाद लिख रहा 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी विथ 3d ऑर्बिटल, 3d भी है। यहां पे बोला दोनों का सेम होगा, जो भी है, यहां पे बोला 3s 3p 3d तीनों का सेम होगा। तो n+l अगर निकालते हैं तो n+l इज इक्वल टू क्या आता है? यहां पे 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3, यहां पे क्या आता है? 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, यहां पे 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली में आप जानते हैं कि 3d का एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 3p का, फिर 3s का सबसे कम एनर्जी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बट in this question
अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन 3d ऑर्बिटल, तब तो ये दोनों सही हो जाएगा। यस सर, लेकिन दोनों गलत है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है? 1s, 1s, 1 ऐसे लिखते हो ना हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे लिखते हो? 1s1, बस सिंपल। एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इधर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 3s 3p 3d कहां गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज है, वो होने पर उसका ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर वो नहीं है तो ना उसका ऑर्बिट है ना उसका ऑर्बिटल्स है। तो 1s में अगर है तो 1s ही सिर्फ ऑर्बिटल है, 1s के अलावा 2s 3s जो भी है वो है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक बात, इस बात के ध्यान दीजिएगा, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही नहीं, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो जितने भी ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है सभी की एनर्जी सेम मानते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 3s एंड 3p ऑर्बिटल ऑल हैव द सेम एनर्जी। यस, 3s 3p का सेम है भाई। यहां क्या लिख रहा है? 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी। यस, तो कौन सा सबसे ज्यादा सही हो रहा? ये वाला सबसे ज्यादा सही हो रहा, क्योंकि 3s 3p 3d सभी का एनर्जी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगेन फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। अगर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है तो इन ऑर्बिटल्स का आप बोल सकते हैं अस्तित्व ही नहीं है, ये है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उनके एनर्जीज को हम क्या मान लेंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सभी का एनर्जी क्या है? इक्वल है हाइड्रोजन एटम के लिए। इसलिए इस सवाल को हमने लिया था। आप पक्का गलत बना के आएंगे, आप ये जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? फॉर हाइड्रोजन एटम स्पेशली इसके लिए ये बात हमने किया। अब और कुछ सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3 इज। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? s p d f के लिए होता है। यस और f सब सेल के लिए l का वैल्यू 3 होता है। ओके, n का वैल्यू 4 दिया है तो हम पहले 4 लिख देते हैं। 4f का बात हो रहा है। अब बात कर लो इस पे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओ, f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? बोलो जरा। 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कि नहीं? और इसका डेजिग्नेशन देने भी आता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आना चाहिए आपको, सॉरी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आना चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाता है सर? -l to l, मतलब -3 to +3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3 -2 -1 0 1 2 3। बोलिए समझ में आ रहा है? ये जो 7 वैल्यूज आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? और ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 7। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सवाल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल देखिए, मतलब वैरायटी ऑफ सवाल लिया गया है। अभी नेक्स्ट टाइप में चलेंगे हम, अभी तो एमसीक्यू देख रहे हैं हम। क्लियर है कि नहीं? द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+ आयन इज। Fe2+ आयन। ओके, आप Fe के बारे में डिस्कस कर ले पहले। आयरन, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तुम पहले। Fe का बनाना है, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। चेक कीजिएगा, यहां से यहां तक कितना हो गया? 10, यहां से यहां तक 10 20 हो गया, और यहां पे d पे कितना लिखना होगा? 6। क्लियर है कि नहीं? अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इसको रीराइट करना है। कैसे रीराइट करना है? इस d को 3d को पहले लिखना है, 4s को बाद में लिखना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। तरीका क्या होना चाहिए? 3d को पहले लिखना और 4s को बाद में लिखना। 4s2। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि क्या बनाना है? Fe
Fe2+ बनाना है, Fe2+ बनाना है। अगर Fe2+ बनाना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे बाहर जो आपको दिख रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ डी में कितना इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड है, बचा हुआ है? 6। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। जो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा इसके पहले जो लिखा हुआ था 3D बाद में लिखा हुआ था, 4s पहले लिखा हुआ था, और उस समय अगर यहां पे 2+ कर देता, मतलब डी से निकाल देता इलेक्ट्रॉन को, तो कितना बचता? 4। वो 4 ऑप्शन में भी है। समझा कि नहीं समझा? लेकिन वो गलत आंसर होता है। समझ में आ रहा है? आयनाइज करने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको ठीक से सजा लेना होगा। समझ में आ रहा है? 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ, उसके बाद लास्ट में जो ऑर्बिटल होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है वो लूजली बॉन्डेड होता है, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प्स टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि कहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना रह सकता है? ऑर्बिटल, सबसेल, सेल की ऑल ऑफ दिस, सभी के बारे में बताता है? ऑल ऑफ दिस नो, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, यह कहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है कि नहीं? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 विथ ऑपोजिट स्पिन्स। यह है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डेफिनेशंस को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये जो 4 डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताए थे। अब बाउ प्रिंसिपल, N+L, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन, ध्यान रखिएगा, ये 4 में से सवाल तो आना ही है। अच्छा, ये बताइए जरा, सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता है? फॉर्मूला याद कर लीजिए, बता रहे हैं 2 × 12+1। क्या होता है? 2 × 12+1। क्या सही बता रहे हैं? तो जरा S के बारे में बताइए, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? S में 2। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। कहां से 2 आ रहा है? देखो S के लिए L का वैल्यू कितना? 0 हो गया, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2। P के लिए कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 6 होता है। कैसे आया 6? तो चेक करो, P के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 1। तो L का वैल्यू अगर 1 है तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × 2 कितना हो गया? 6। SP हो गया। D के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम? 10 होता है। चेक कर लो यार, L का वैल्यू कितना D के लिए? 2। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फॉर्मूला 2 × 12+1। अच्छा, सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो n²। क्या होता है फॉर्मूला? n²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चेक करते हैं, n² की 2n²। 2n²। क्या होता है? 2n²। कैसे? ना k सेल है, l सेल है, m सेल है। k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? 2। कैसे आया? ना k का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बैठा हो, n का मतलब यहां प्रिंसिपल क्वांटम, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 दैट इज 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 दैट इज 8। तो L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8। M के अंदर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? तो साथ में ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? तो ये MCQ के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस कराया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट हो चुका है। हम सारे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के कोशिश करेंगे बनाने का, जो भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है एग्जाम में। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, पहला सवाल, बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन पे बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पूरा बढ़िया से समझा पाया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो समझा पाया। आप कह सकते हैं प्लैंक थ्योरी पे बेस्ड है। याद रहेगा किस पर बेस्ड है? प्लैंक थ्योरी। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन बोल सकते हैं। सिंपली आंसर हो जाएगा इसका। बोलिए क्लियर है? ये ऑलरेडी आप क्लास में जो है पढ़े हैं, ये सब चीज आप जा करके देखिएगा, है ना। बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ रेडिएशन। प्लैंक थ्योरी आप बता दीजिए, बस काम चल जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्शन देगा ऑब्वियसली, तब आप ये कर सकते हैं। फिलहाल हम प्लैंक थ्योरी बोल रहे हैं, प्लैंक्स थ्योरी। ओके, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं क्योंकि प्लैंक ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ही बात किया था।
आगे बात करें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी सेल इन हाइड्रोजन एटम इज, कोई भी, अच्छा बोर ने जो भी बात किया हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात किया, अरे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, तो हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट में हो, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू उन्होंने बताया NH/2 होता है। याद कीजिए फॉर्मूला याद आ रहा है, MVR इक्वल टू क्या होता है NH/2। ये MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इससे मतलब नहीं है, फिलहाल यहां पे ध्यान दीजिए। N क्या है, कौन सा एनर्जी लेवल पर है, तो N की जगह पे 4 बैठा रहे हैं, 4H/2, तो यहां से 2 और 2 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2H/π, सो इट्स आंसर इज 2H/π। बोले क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, लाइंस ऑफ बामर सीरीज अपीयर इन डैश रीजन, ठीक है, तो आपने 5 सीरीज पढ़ा है, उनमें से लाइमन, हम सिर्फ शॉर्टकट लिख रहे हैं बच्चा लोग, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड एंड हम्फ्री। ओके, हम्फ्री नहीं लिख रहे, सिलेबस में नहीं है। लाइमन जो होता है वो किस में होता है, कौन सा रीजन में होता है, तो आप कह सकते हैं यूवी रीजन, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। बामर किस में होता है, विजिबल। और पास्चन क्या होता है, इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड। बामर भी, सॉरी बामर हो गया, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, पीफुंड भी इंफ्रारेड, और एक जो लास्ट बचता है ना वो क्या है, हम्फ्रे। और ये हम्फ्रे जो है ना बच्चा, याद रखिएगा फार इंफ्रारेड रीजन में आता है। किसमें आता है, फार इंफ्रारेड से थोड़ा ज्यादा, एकदम लास्ट तरफ चले गए हैं। सवाल किस रीजन का है, बामर सीरीज। बामर सीरीज किस रीजन में आता है बच्चा, विजिबल रीजन में आता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। आगे बात करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe3+ इज, ये क्लास 9-10 का सवाल है बच्चा लोग का। बच्चा Fe के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोले सर एटॉमिक नंबर 26 अगर है तो 26 इलेक्ट्रॉन्स होता होगा, लेकिन 3+ कर दिए हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 23 इलेक्ट्रॉन। आंसर इज 23, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Li2+ एंड He+ आयंस हैव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू डैश एटम, कौन सा एटम के सिमिलर होगा, देखो ध्यान से, लिथियम 2+, लिथियम का पास कितना इलेक्ट्रॉन अभी, 2+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम अभी 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों प्लस लिखा हुआ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो किस एटम का सिमिलर इसका स्पेक्ट्रम बनेगा, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हो गया आंसर, क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम के जैसा हुआ। जैसा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का बनता है उसी तरह Li2+ और He+ का भी बनता है। Bohr's atomic theory is not able to explain the atomic spectra of atoms containing dash electrons more than 1 electron, 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर ना, more than 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही हुआ ऑलरेडी, तो आंसर में क्या होगा, more than 1। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल में आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल will have dash stability and dash energy then an electron in third cell। कंपैरिजन हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है उसके बारे में स्टेबिलिटी का बात करो और एनर्जी का बात करो इन कंपैरिजन टू थर्ड सेल। क्लियर है कि नहीं। तो आप बताओ जरा, जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा कि न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, पास रहेगा तो। क्लियर है कि नहीं। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी, यहां पे लार्जर स्टेबिलिटी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लार्जर स्टेबिलिटी। देन कौन सा, थर्ड सेल में जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे। अच्छा एनर्जी का बात करो, सामने रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रहेगा कि दूर में एनर्जी ज्यादा रहेगा, दूर में एनर्जी ज्यादा, मतलब सामने का बात हो रहा है, सामने एनर्जी कम रहेगा, तो अब यहां क्या लिखेंगे, लोअर। अब इस चीज को पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और उसका एनर्जी कम होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल। क्लियर है, समझ में आ गया है। नाउ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस, न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है उसके बारे में बात हो रहा है, where there is maximum probability of finding an electron of specific energy is called।
एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3D स्पेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहां पे एक स्पेशल बात हम अलग से नोट करा रहे हैं, आप लोग चाहें तो नोट करके रखिएगा। देखिए ध्यान से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को कौन सा वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग? याद कीजिएगा, वेव फंक्शन था जिसे आप क्या कह रहे थे? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अब ये साई स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस, उस जगह को हम बोलते हैं क्या? नोड। क्या बोलते हैं? ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस जहां बिल्कुल ना हो उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड। नोड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, याद कीजिएगा, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। ऑल डिटेल्स में हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? और जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज साई स्क्वायर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा मतलब जहां एकदम इलेक्ट्रॉन पाने का चांस एकदम होना ही है, होना ही है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? अभी बताएं, क्या कहते हैं उस जगह को? ऑर्बिटल। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? याद रहेगा ये बात, इसको नोट करके बढ़िया से रखिएगा कि साई स्क्वायर का वैल्यू जहां 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज कॉल्ड नोड। और जहां पे मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्या क्लियर है ये बात? इस बात को नोट कर लिए हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डैश, no 2 electrons in an atom will have all the 4 quantum number dash। आपको इन क्वेश्चन से यह बताया जा रहा है कि थ्योरी से भी सवाल पूछा जा सकता है। थ्योरी क्या? स्टेटमेंट्स, लॉज जो आपने पढ़ा है, और लॉज को एज इट इज याद किया जाता है। आपको भी पता है वो लॉ बनने में बहुत तकलीफ हुआ होगा किसी को, वो लॉ बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कितना आसानी से आपने याद कर लिया, लेकिन इस डेफिनेशन को बनाने में कितना चीजों को सामना करना पड़ा होगा। तो डेफिनेशन एज इट इज याद करना होता है, क्योंकि डेफिनेशन आप कॉपीराइट, डेफिनेशन में किसी का कॉपीराइट नहीं है, वही तो पढ़ाने के लिए ही बुक में दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आप कोई बुक से कोई डेफिनेशन को कॉपी करके अपने बुक में रख रहे हैं, दैट हैज नो कॉपीराइट। डेफिनेशन तो आपका नहीं है, वो किसी और का है, वो सबको पता है। आप तो किसी और का बुक से लिख रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एच.सी. वर्मा का बुक, वहां भी डेफिनेशन फोर्स का सेम है। डी.सी. पांडे सर का बुक में देखेंगे तो वहां भी डेफिनेशन वही चीज है। समझ में आ रहा है? बस समझाने का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सबका अलग होता है, लेकिन डेफिनेशन से होता है। यहाँ डेफिनेशन से सवाल है, तो जरा बताइएगा, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स बोल करके जहां से शुरुआत होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद आता है। कौन सा प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद आ रहा है? ये क्या कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन एटम विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सिमिलर, सेम। 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। आप यहां पे इस डैश में क्या लिख देंगे? सिमिलर या सेम, जो भी ऑप्शन में रहेगा, सेम नहीं हो सकते। आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बहुत बढ़िया से। यहां हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। When there are 2 electrons in the same orbital, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है, सेम ऑर्बिटल होना चाहिए, सेम ऑर्बिटल होना चाहिए। दे हैव डैश स्पिन, आपको पता है ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ताकि इसका इफेक्ट ये खत्म कर दे, नहीं तो इन दोनों के बीच क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा, और वो रिपल्सन अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट स्पिन। ओके, समझ में आ गया है? आगे बात करें हम, देखिएगा द s सबसेल हैव डैश शेप एंड p ऑर्बिटल हैव डैश। मतलब यहां जो s सबसेल लिखा हुआ है, s सबसेल बोलिए चाहे s ऑर्बिटल बोलिए, सभी का शेप क्या होता है? स्फेरिकल।
स्फेरिकल शेप है। और P का शेप क्या होता है? डम्बल। डम्बल। अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाता D का क्या होता है? डबल डम्बल। F का नहीं पूछेगा, डोंट वरी, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आगे हम बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सबसेल इज इक्वल टू डैश वेयर L इज इक्वल टू, L क्या है? एजीमिथॉल क्वांटम नंबर। क्या बोल रहे थे? एजी क्वांटम नंबर। L इज एजीमिथॉल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसेल क्या है ना सर? S P D F। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो ये जो आपने याद किया क्या, कैसे आया है? फॉर्मूला क्या था सर? 2 इंटू 12 प्लस 1, यही था ना फॉर्मूला। S के लिए L का वैल्यू क्या बैठा रहे थे? 0, तो यहां पे 0 आ रहा था। 2 इंटू 1 कितना हो जा रहा था? 2। समझ में आ रहा? तो यहां पे ये फॉर्मूला ही पूछा था एक्चुअली में, थोड़ा देर पहले बताए थे वैसे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सबसेल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 12 प्लस 1, जहां पे L क्या है? एजीमिथॉल क्वांटम नंबर है। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के कुछ सवाल हमने कवर की। अब हम नेक्स्ट टाइप के सवालों पे जाएंगे जो इससे और बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में चल रहे हैं। मैच द कॉलम्स। अब आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, एक लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है। ये यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन प्रॉपर मैच कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिस्ट में क्या दिया हुआ? फर्स्ट लिस्ट में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ये किस रीजन में लाई करता है? लिस्ट 2 में है। विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, एब्जॉर्प्शन रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर है कि नहीं? इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप बताइएगा, लाइमन सीरीज जो होता है, आई थिंक आपको पता होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है। तो ए जो है वो कनेक्ट हो रहा किसके साथ? एस के साथ। ये ए है, ये एस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, बामर सीरीज कहां पे जाता है? विजिबल में जाता है। तो ये बी जो है कनेक्ट हो रहा है पी के साथ। क्लियर है? पास्टन सीरीज कहां जाता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में जाता है। तो सी जो है कनेक्ट हो रहा है क्यू के साथ। ब्रैकेट सीरीज कहां जाएगा? बोले सर बचा हुआ वहां जाएगा। नहीं रे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन रीजन। और यहां जितने भी आपको सीरीज दिख रहा है सारे इमिशन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है। तो ये आपको चौंकाने के लिए ऐसे दे देगा। ध्यान रखिएगा, ये भी इंफ्रारेड ही रीजन में लाई करता है। तो आपका डी का भी आंसर मैच करेगा किसके साथ? इसके साथ, ना क्यू के साथ, दैट इज इंफ्रारेड रीजन के साथ। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए सिंपल क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट जो सवाल हम लेंगे अभी, इसमें 3 लिस्ट दे देंगे और तीनों को मैच करना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट लिस्ट को मैच करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। यहां पे क्वांटम नंबर से ही लिखे हुए हैं, नाम नहीं लिखे, सिंबल लिखा हुआ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथॉल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसके साथ लिस्ट 2 को मैच कीजिए। लिस्ट 2 में दिया हुआ है कि किसके साथ ये मैच करेगा, बोलने का मतलब कौन क्या बताता है यहां पर, और वहां पे उसके नंबर्स जो है लिखे हुए हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें से क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, साइज ऑफ ऑर्बिटल, लास्ट क्लास भी बताए थे, याद कीजिए, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो ए जो है कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? क्यू के साथ। ए क्यू के साथ कनेक्ट हो रहा है, सॉरी क्यू ए जो है क्यू के साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब ये साइज ऑफ ऑर्बिटल हो गया। चलिए अब एन का वैल्यू यहां पर ढूंढिए। एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। 0 लिख दिया है, लेकिन एन का वैल्यू बच्चा 1 से स्टार्ट होता है। यहां पर जो क्वेश्चन है, एक बार रिचेक करेंगे, 0 लिखा है क्वेश्चन, लेकिन एन का वैल्यू 0 तो कभी होता ही नहीं, 1 से होना चाहिए, और इन्फिनिटी तक, और कहीं इन्फिनिटी नहीं दिख रहा। इस वजह से इसी को टिक कर देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, आप चेक कर सकते हैं, आपका पास पीडीएफ है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ? 2 के साथ। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट, एजीमिथॉल क्वांटम नंबर। एजीमिथॉल क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चा? स्पिन बताता है, ये तो नहीं बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की शेप ऑफ ऑर्बिटल, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू शेप बताता है कि ओरिएंटेशन बताता है? शेप बताता है, वेरी गुड। एल का वैल्यू जो है शेप बताता है कि एस के लिए शेप क्या होता है? स्फेरिकल। एल के लिए शेप क्या होता है?
डम्बल, डी के लिए डबल डम्बल। कौन बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल? एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो यहाँ पर बी जो है कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? एस के साथ। और एस किसके साथ कनेक्ट होगा? एल का वैल्यू बच्चा कहां से कहां तक होता है? एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, n-1 तक जाता है। ये बात पता है आपको? तो 4 के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ये 4 के साथ कनेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? आगे बात किया जाए। अच्छा, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। तो सी जो है कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? आर के साथ। और ये आर किसके साथ कनेक्ट होगा? इसका वैल्यू -l से l तक होता है, पता है ना? m का वैल्यू -l से l तक होता है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा 1 के साथ। एंड नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर सकता है? सो डी इज कनेक्टेड विथ P and P will be connected with, अच्छा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन S। स्पिन क्वांटम नंबर के सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, +1/2 और -1/2। जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया 3। ये भी आसान ही था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बिना टाइम गवाए, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में क्या है? लिस्ट 1 में कुछ ऑर्बिटल्स के नाम दिए हुए हैं। लिस्ट 2 में आपको दिख रहा है शेप लिखा हुआ उसका, है ना? और लिस्ट 3 में जो है किसके अलोंग है? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये लिखा हुआ। तो यहां लिखा हुआ 2s ऑर्बिटल। इसका शेप क्या होता है? डंबल विद डोनट, स्फेरिकल, डंबल या डबल डंबल? भाई कोई भी एस हो, स्फेरिकल होता है, बात खत्म। तो ए जो है वो कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? क्यू के साथ। डन। अच्छा, 2s के बारे में और क्या ख्याल है? क्या जेड एक्सिस के तरफ होता है, या इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, या नॉन डायरेक्शनल होता है, या एक्स एक्सिस के अलोंग होता है? अबे नॉन डायरेक्शनल होता है। स्फेरिकल चीज है ना, ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। 2s के बारे में बात हो रहा, कोई भी ऐसा रहे, क्या होता है? स्फेरिकल। इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इधर जाओगे तो भी जितना इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, इधर आओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, इधर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को मिलने का चांस है। किधर भी जाओ इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो चांस है वो हर जगह सेम है। सो इट इज नॉन डायरेक्शनल। सिर्फ एक ही है जो नॉन डायरेक्शनल है, एस, याद कर लो, बाकी सब डायरेक्शनल। आगे बात, अब बात करते हैं 2px। 2px, p का बात हो रहा है यहां पर। तो p का जो शेप होता है वो क्या होता है? डंबल। क्या होता है? डंबल। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर b जो है कनेक्ट हो जा रहा है आपका किसके साथ? r के साथ। और 2px के बारे में क्या ख्याल है कि 2px लिखा हुआ है, तो इसका शेप अगर बनाओगे 2px तो क्या बनाओगे बच्चा? 2px बनाने के लिए x एक्सिस के तरफ क्या बनाना पड़ेगा आपको? डंबल। तो ये क्या है? x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अलोंग x एक्सिस होता है, अलोंग x एक्सिस इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 4 के साथ ये कनेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट dxy, 3dxy। अरे d है तो d क्या होता है? डबल डंबल। लेकिन सर यहां पे भी d है, यहां पे dxy है, यहां dz2 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए दोनों को बनाते हैं। dxy बनाइए। तो dxy बनाने के लिए हम आपको सिखाए हैं कि आप दोनों एक्सिस को लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस को, और लोब्स बनाना है आपको, डंबल बनाना है, 2 ठो डंबल बनाना है, डबल डंबल बनाना है। किधर? ना तो x एक्सिस में रहना चाहिए, ना y एक्सिस में रहना चाहिए। ऐसे याद कराएं आपको हम। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था? डबल डंबल। अगर हम बात करें dz2 का, तो dz2 आपको बताया गया कि एक जेड एक्सिस बनाइए और जेड एक्सिस में 2 लोब लगा दीजिए, मतलब डंबल बना दीजिए, और इसको चूड़ी पहना दीजिए। याद कीजिए, इसको रिंग आपने इस तरह से पहना दिया। ये कुछ इस प्रकार नहीं है, डोनेट के जैसा नहीं है। ए डोनेट खाए हो? डोनेट रिंग टाइप का होता है, एक डंबल है और उसमें क्या लगा हुआ है? डोनेट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिंग लगा हुआ है। तो दोनों का स्ट्रक्चर डंबल ही है, इसमें भी डंबल है, इसमें भी डंबल है, इसमें डबल डंबल है, और इसमें एक डंबल के साथ एक रिंग है। समझ में आ रहा है? सो आपको 3dxy जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? डबल डंबल के साथ। और 3dz2 जो है कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? डंबल विथ डोनट के साथ। ये डोनट समझ में आ रहा है? डोनट रिंग है ये। तो यहां पर आपका C जो है कनेक्ट हो जा रहा है, C जो है कनेक्ट हो जा रहा है S के साथ,
और यहाँ पे डी जो है कनेक्ट हो जा रहा है किसके साथ, डी जो है कनेक्ट हो जा रहा है पी के साथ। नाउ सी जो है कनेक्ट हो जा रहा है डबल डम्बल दैट इज एस के साथ। ये एस बोलने का मतलब ये डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई का शेप क्या है, शेप देख लो और यहां से मैच करो, क्या इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, तो वही लिखेंगे, दो के साथ मैच करेगा, ये दो के साथ मैच कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं, दो के साथ मैच कर गया। और ये पी, डी पी के साथ कनेक्ट हुआ, डी पी के साथ कनेक्ट हुआ, क्या बच रहा, अरे अलोंग जेड एक्सिस, अरे जेड एक्सिस के अलोंग ये तो है, ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये हो जाएगा आपका 1। बोलिए समझ में आ गया है ये, क्लियर है। शेप से रिलेटेड सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। हम आपको यहाँ पे मैच द कॉलम्स करके लिख रहे हैं, हो सकता है वहां पे एमसीक्यू में सवाल आए इस तरह का, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकता है, नॉलेज तो यही यूज होने वाला है आपका जिस भी टाइप का सवाल आए। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट है। 2s के बारे में क्या बात, 2 नोडल प्लेन्स, 1 रेडियल नोड, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। 2s बच्चा, 2s चाहे कोई भी एस हो स्फेरिकल है, और जो भी स्फेरिकल होता है उसके पास एक नोड होता है, आपको पता है, लेकिन 2s का बात हो रहा है ना। 1s में कितना होता है नोड, बताओ जरा, रेडियल नोड कितना होता है 1s? सर कोई नोड नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस हर जगह सेम है। लेकिन अगर 2s का बात करते हैं तो आप जानते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है, बीच में एक जगह दिख रहा है आपको जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस नहीं है, ये वो जगह है, इस जगह को ही क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। और 2s में कितना होता है रेडियल नोड, एक ही होता है। क्लियर है कि नहीं, रेडियल नोड का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, n-1। क्या फॉर्मूला है, यहां पे जो आपको दिख रहा है ना सामने लिखा हुआ 1s, 1 जो है वो n है, तो 1 - 1 0, इसमें रेडियल नोड कितना, 0। इसमें क्या है 2 है, तो 2 - 1 रेडियल नोड कितना होगा, 1। बोलिए समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी आप किए हुए हैं तो आप मैच कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 1 रेडियल नोड के साथ मैच कर जाएगा, ए जो है क्यू के साथ मैच कर जाएगा। क्लियर है। अब है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है सर, स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में हमने पढ़ा था साई के बारे में, और साई स्क्वायर फिर हमने निकाला था, और साई स्क्वायर के बारे में ये बात किया था, ये क्या है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी है, या चांस बोल सकते हैं, इस तरह का कोई चीज है, यस, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बच्चा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर कहीं एकदम 0 है, उस जगह को क्या बोला जाता है, नोड, जो यहां पे पढ़ रहे हो, रेडियल नोड भी हो सकता है, एंगुलर नोड भी हो सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, उस जगह को हम क्या बोल देंगे, नोड। रेडियल भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर का वैल्यू जहां मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस बहुत ज्यादा, उस जगह को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। जिस जगह का इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पर लागू होता है, या 2 नोडल प्लेन्स, इसमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, एस के साथ। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स के लिए ये लागू होता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो लेट मी रिमेंबर अगेन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कह सकते हैं, उनका वेलोसिटी, या डायरेक्टली बोलिए मोमेंटम और पोजीशन, ये निकालना पॉसिबल नहीं है एट वंस, एक साथ दोनों को निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप निकालने जाएंगे तो मिनिमम आप h/4π का मिस्टेक करेंगे। मिनिमम मिस्टेक क्या होता है, h/4π। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पे क्या है 3dxy, तो अभी ये स्ट्रक्चर बनाया था, dxy का स्ट्रक्चर क्या होता है, x और y दोनों एक्सिस बना लिए, और क्या कर दिए, यहां पे एक डंबल बना दिए, इधर एक डंबल बना दिए, ओके। तो यहां पर बात है, क्या ये इसमें नोडल प्लेन होगा, ऑब्वियसली नोडल प्लेन होगा। सर इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा प्लेन में ना सर, वाई जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और एक्स जेड में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये दो क्या है, इसका नोडल प्लेन है, लिखा हुआ 2 नोडल प्लेन्स।
समझ में आ रहा है? ये सब बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। अब इसमें इस सब में तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत डिटेल में हमने पढ़ा दिया है, सवाल भी हमने करा दिया है लगभग। आई थिंक कि मतलब मोटा मोटी हर टाइप के सवालों को जो है इस सेशन में हमने ले लिया है। अब आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि खुद से सवालों को प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, उसमें कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक स्पेशली आप चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर से जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करें, सेपरेटली वीडियो बना देंगे। अच्छा, ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इस सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी मदद कीजिए, वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।